हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना होता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए या पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा कराने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए जब स्वतंत्र होते हैं, तो इससे सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सुगम हो जाती है और संवाद के माध्यम से बालक और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम इसके और भी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, यानी कि अनुशासन बनाए रखना मतलब कि बच्चा क्या है कि इसमें एक्टिव नहीं बल्कि वो पैसिव हो जाएगा, यानी कि वो सक्रिय नहीं हो पाएगा। तो इसमें अनुशासन बनाए रखना ये एक नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक का पालन करना ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा नहीं करता है, क्योंकि बच्चे को हमेशा एनसीईआरटी भी कहता है कि बच्चे को हमेशा रचना करके, यानी कि हमेशा डेली लाइफ से जो उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें पढ़ाना चाहिए। और पाठ्य पुस्तक में क्या है कि बच्चे पाठ्य पुस्तक को एक तरीके से वो काफ़ी उससे उबाऊ हो जाते हैं, तो इससे जो कक्षा जो होती है वो बेहतर नहीं हो पाती है। अब आइए हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, यानी कि पाठ्यक्रम को पूरा कराने और उसे दोहराने का समय देना। यानी कि इसमें टीचर क्या है कि उसका बस एक ही व्यू होगा कि कैसे भी करके मुझे पाठ को पूरा कराना है, ताकि बच्चों को पर्याप्त समय मिल जाए कि वो क्वेश्चन को दोहरा सके। तो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, जो पेडागोजी जो होता है उसके आप अगर लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप इसके आंसर को आराम से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी में लैंग्वेज का समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करें तो आप चारों क्वेश्चन को एक एक करके ज़रूर पढ़ें। ऐसा नहीं कि हमें ऑप्शन नंबर 1 पढ़ें और वो ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको ही हम टिक कर दिए। तो ऐसी गलती आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना करें। आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और फिर समझें कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संघ रचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, या वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि लंबे समय तक चलती रहे, या वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विविध प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें, या अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली, तथा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये बिल्कुल करेक्ट है कि कक्षा में खुली गतिविधि होनी चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी समय
अलमारी से रखे, यानी कि शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय वो उसे प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें जब छात्र को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि करने का स्थान दिया जाता है, तो ये जो होता है वो बालक में एक साथ इन गतिविधियों में ये शामिल होता है, जिसमें कि बालक क्या होता है कि इससे वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखता है और इससे कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित मिलती है। और इसमें जो अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संघ रचित योजनाबद्ध अधिगम वाली प्रणाली, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाना, ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, क्योंकि बस जब सामग्री बच्चों की पहुंच से परे होगी तो उस सामग्री का मतलब ही क्या है, क्योंकि सामग्री जो होती है कक्षा में वो बच्चों के लिए ही होती है। अगर वो उन्हें बच्चों को प्रोवाइड ना कराई जाए तो उन सामग्री का कोई महत्व नहीं होता है। या अलमारी में रखी अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार, यानी सप्ताह में एक बार मुक्त किया जाए ताकि बच्चे उसे खेल सके, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या मानवतावाद से, या व्यवहारवाद से, या रचनावाद से। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा कि रचनावाद से। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने जो अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है, ये बताता है कि बच्चों का अधिगम सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, कि बच्चों को हमें रचना करके, वो किस तरीके से करके सीखने पर काफ़ी इसमें जोर दिया गया है। अब आइए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा कि वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यानी कि जब बालक स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो ये कक्षा काफ़ी बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये इसमें एक टीचर और स्टूडेंट के जो होते हैं, वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, और वो उनकी क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, या टीचर कुछ बातों को पूछते हैं तो स्टूडेंट उस बातों का जवाब देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि जब दोनों में वार्तालाप होगी टीचर और स्टूडेंट में, तो उसको काफ़ी बेहतर माना जाता है। और एक अच्छी वर्दी पहन के आना, ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि बच्चा एक अच्छी वर्दी पहन के चला गया तो इसे कक्षा बच्चों को काफ़ी प्रेरित समझा जाए। या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन को भी अच्छा एक कहें तो एक पॉइंट नहीं माना जाता है कि अनुशासन में बच्चों को रखना। इसमें बच्चे जो है वो काफ़ी निखर कर बाहर नहीं आ पाते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें, यानी कि उपस्थिति में नियमित रहना भी बच्चों को प्रेरित नहीं समझा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो ये काफ़ी सही होता है। अब आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए, या शिक्षा को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा कि ऑप्शन नंबर 1,
कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरों के साथ बातचीत करने का, अगर बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो उनमें सहयोगात्मक भावना का विकास होगा। अगर बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चे अपने वास्तविक जीवन में चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन हो 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम इसके और 3 ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना। अगर नियमित आयोजन परीक्षा आयोजित करना, ये भी कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि परीक्षा का आयोजन के द्वारा अधिगम में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, यानी कि कुछ उदाहरण और चित्र का उपयोग करके, तो ये भी कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। या कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री, अगर शिक्षण सामग्री, ये भी कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखें कि अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसको अगर आप याद रखेंगे तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, या सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि बालक का जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से काफ़ी प्रभावित होता है। बच्चों को जैसी अगर हेरिडिटी अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से मिलती है, उसी तरीके से उनका शारीरिक जो ढांचा होता है, उसका रूप रंग, उसकी चाल ढाल, है ना, वो सभी प्रभावित होते हैं। इस तरीके से उनका जो वातावरण जो होता है वो भी उन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। ठीक है, अगर बच्चों को अच्छे वातावरण दिए जाएं तो बच्चे बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर उपयुक्त पर्यावरण नहीं मिल पाता है तो बच्चे उस चीज़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। भले ही उनकी आनुवांशिकता में वो चीज़ प्राप्त हो, लेकिन अगर उनको अच्छा वातावरण नहीं दिया जाए तो वो उस चीज़ में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका जो होती है उसमें विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम इसके अदर ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पर्यावरण केवल, ये केवल जो वर्ड दिया गया है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करता है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखें। मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करूंगी, ताकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है या नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें केवल जो शब्द आ गया है इससे ये ऑप्शन जो है वो गलत है। कि इसमें केवल, जहाँ केवल आ गया वो ऑप्शन सही नहीं है, कि केवल उसी पर, ये किसी एक चीज की ओर इशारा कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। यानी कि बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने, ये जीन यानी कि आनुवांशिकता, आनुवांशिकता से तो वो प्रभावित होती ही है, लेकिन इसमें पर्यावरण का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। यानी कि अगर बच्चों को अच्छी देखभाल मिले या पौष्टिक आहार मिले तो ये विकार को दूर कर सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है।
इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। या सेकेंड ऑप्शन है कि मैं अपने शरीर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं नहीं बल्कि यहाँ वे होगा, आप इसको वे समझें। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है या यह समय बिताने का एक सुखद सुखद तरीका है। तो खाली स्थान के अलावा यानी कि एक के अलावा जो है वो खेल बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि यह समय बिताने का एक उपयुक्त तरीका है। खेल कोई समय बिताने का एक उपयुक्त तरीका नहीं है, भले हाँ ये है, लेकिन इसके ये एक नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करता है। इसमें नए कौशल, ये बिल्कुल बात सही है कि बच्चे खेल के द्वारा नए कौशल को हासिल करते हैं और कब उसका उपयोग करना चाहिए इस बात को भी वो सीखते हैं। और इनसे खेल के द्वारा वे अपने शरीर पे निपुणता यानी कि वो काफ़ी तंदुरुस्त महसूस करते हैं। ये खेल भी जो होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही जाए, बच्चों को खेल खेलना भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि खेल जो है बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यह समय बिताने का एक अच्छा तरीका है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? या ऑप्शन नंबर 3 कि सही जवाब क्या है? या ऑप्शन नंबर 4 कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि विभिन्न तरीके से। जब बच्चे किसी प्रश्न को विभिन्न तरीके से, अगर बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे किस तरीके से वो उस चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किस तरीके से उस चीज़ प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, विभिन्न तरीकों का वो अपनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए भी आमंत्रित करता है कि बच्चे की इसमें, अगर बच्चों के सामने कोई समस्या आ जाएगी और टीचर उनसे कहेंगे कि आप इसे किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चा क्या है कि इसमें अपना बहुत सारा थॉट लगाएगा कि मैं इन तरीकों से इसे सॉल्व कर सकता हूँ या इन तरीकों के से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। वो बहुत सारे विचार जो हैं वो अपने देगा और उसका वो उपयोग करेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम आगे जो 3 ऑप्शन हैं इनको डिस्कस करते हैं कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इसमें एक जो आंसर आएगा वो हाँ या ना, यानी कि ये एक ओपन एंडेड आंसर इसमें बच्चों को नहीं मिल पाएगा। ये क्लोज एंडेड यानी कि इसमें बच्चे की रचनात्मकता का विकास नहीं हो पाएगा। और सही जवाब क्या है, इसमें भी हाँ या नहीं का ही जवाब आएगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो बच्चे की जो जवाब होगा वो हाँ या ना। तो इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट जो है वो विभिन्न तरीके से, जब बच्चे विभिन्न तरीके से कर इसे हल करके सीखेंगे तो इसे काफ़ी बेस्ट माना जाएगा। तो जो बेस्ट है वही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 8 जो है, 8 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। परियोजना विधि, क्षमता समूह या बनाना रैंकिंग। सेकेंड ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना, या सिमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या बच्चों को लेबलिंग करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2
कि बच्चे जब किसी चीज़ को करके सीखते हैं या परियोजना विधि के द्वारा या सहयोग के माध्यम से, बच्चे अपने साथी समूह के साथ किस तरीके से जब सहयोग के माध्यम से किसी कार्य को सीखते हैं, तो ये प्रगतिशील शिक्षा की ओर इशारा करती है। और वैसे भी एनसीएफ में ये कहा भी गया है कि बच्चों को करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना है, ना कि किताबी भाषा पर। तो बच्चे अगर किसी चीज़ को करके सीखते हैं, तो इनसे उनके अनेक कौशलों का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें परियोजना विधि या क्षमता विधि या बच्चों को रैंकिंग करना, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को किसी तरीके से रैंकिंग नहीं करना है, या इस सिमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग रैंकिंग जो होता है वो अच्छे एक पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा नहीं करता है। इससे बच्चे काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं। रैंकिंग नहीं करना है। और व्यक्तिगत अधिगम या क्षमता समूह या छात्रों को लेबलिंग करना भी बिल्कुल गलत है, कि बच्चों को किसी तरह का लेबलिंग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्ची अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को, यानी कि बच्चे अपने आसपास जैसी प्राकृतिक दुनिया को देखते हैं या वो अपने इन्वायरमेंट में जैसे समाज में रहते हैं, उससे वो काफ़ी कौशल को सीखते हैं, और ये प्रगतिशील शिक्षा की ओर इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जीवन एक सच्चा शिक्षक है, ये कोई अच्छा, क्या कहें, एक अच्छी बात, यानी कि इससे ये पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है, इससे ये बेस्ट नहीं है। तो ये नहीं होगा। और स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक स्कूल शिक्षा को चलाना कोई प्रगतिशील शिक्षा की ओर इंगित नहीं करता है, या बच्चों के सीखने में स्कूल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चे परिवार के साथ, मित्र के साथ या विद्यालय में अनेक कौशलों को सीखते हैं, जिससे कि ये प्रगतिशील शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, या उस चरण को जब विकास संभव है, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या यह संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने कल ही वाइगोत्स्की की थ्योरी को कराया है। अगर आपने उस थ्योरी को अगर अच्छे से देखा होगा, तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना कठिन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र होता है, यह जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, यानी कि बच्चों को जब अगर सहयोग दिया जाए, तो वो उस कार्य को वो आसानी से कर लेते हैं। यानी कि बच्चा अगर कोई कार्य को नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को करने में उसे समस्या हो रही है, तो अगर कोई उससे अधिक जानने वाला व्यक्ति, अधिक कौशल रखने वाला व्यक्ति के द्वारा अगर उसे सहयोग मिल जाता है, तो उस कार्य को वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब हम आइए इसके अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यह उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, ये भी सही नहीं है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी तरह के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, या कि किसी एक को छोड़कर बच्चे सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। तो इसका ऑप्शन को हम देखते हैं, ट्यूशन के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा, या मीडिया के द्वारा, या संस्कृति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि बच्चे ट्यूशन को छोड़कर सब अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं, चाहे वो समाज हो, मीडिया हो, या संस्कृति हो। इन सभी के द्वारा बालक जो होता है वो लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में, या बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या आवधिक अंतराल ऊपर ऊपर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि बच्चों को प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, यानी कि बच्चे की प्रगति की स्तर क्या है या उनकी उपलब्धि के स्तर क्या है, इसको जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप जब क्वेश्चन को आप करते हो तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शंस को अगर हम जानते भी हैं तो वो हमसे गलत हो जाती है। तो एग्ज़ाम में इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हैं जिससे कि एग्ज़ाम में नंबर कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, और जब नहीं पूछा गया है तो हम ऑप्शन को और भी ध्यान से पढ़ेंगे कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने। तो फ्रेंड्स, इसमें बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना एक सही बात की ओर इशारा नहीं करता है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और हमसे क्वेश्चन में नहीं ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें बच्चे को किसी तरीके से चिन्हित या लेबलिंग नहीं करना है कि कौन बच्चा धीमा है, कौन बच्चा खराब है, या कौन बच्चा बुद्धिमान है। इससे क्या है कि बच्चे में एक अपने प्रति एक अच्छी भावना नहीं हो पाती है। तो हमें किसी भी तरह से बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है। अब इसमें इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, और विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर ये केंद्रित है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, और ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वो गलत है, और क्वेश्चन में हमसे नहीं ही पूछा गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकता है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, या अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, या सफल माता पिता के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि अनुवांशिकता और वातावरण,
यानी कि बच्चे अगर प्रतिभाशाली बन हैं तो उनमें उनका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसमें एक अनुशासित दिनचर्या, अगर बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है लेकिन अगर उससे हम अनुचित दिनचर्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा प्रतिभाशाली हो जाएगा। और एक संसाधन समृद्ध वातावरण, अगर बच्चों को पूरी संसाधन को दिया गया है लेकिन वो उसको यानी कि वो उसको बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी बच्चों में प्रतिभाशाली का एक कारण नहीं है। और सफल माता पिता, यानी कि जरूरी नहीं कि बच्चे अगर सफल उनके माता पिता अगर सफल हैं तो बच्चे भी सफल होंगे, क्योंकि बच्चे में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है, यानी प्रतिभाशाली वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, कि बच्चे कैसी क्षमता के हैं उनको वर्गीकृत कर देना, या उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करता है, या उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा को सीख सकें। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शंस होगा वो सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देना, यानी कि बच्चों की जो संस्कृति है और उनका जो भाषा है उसको महत्व देना चाहिए तथा उसका उपयोग करना चाहिए। इससे बच्चों में एक अच्छी भावना का विकास होता है, इससे वे हतोत्साहित नहीं होते हैं और उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें एक अलग-थलग किया गया है। और बच्चे को किसी भी तरह से अलग-थलग नहीं करना है। बच्चे को एक समावेशी शिक्षा देनी है, जिसमें सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है, किसी को अलग-थलग नहीं करना है। तो उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देना और उसका उपयोग करना, ये काफ़ी सही बात है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, कि कौन बच्चा अधिक जानता है या कौन बच्चा कम जानता है, ये सही नहीं है। बच्चों को किसी से लेबल नहीं करना है या उनको वर्गीकृत नहीं करना है, और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल में ऐसा नहीं है कि वो कक्षा में आकर अच्छे व्यवहार को सीखेंगे, तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत है। और उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, बच्चों को किसी भी तरीके से हतोत्साहित नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि एग्ज़ाम में अगर आप हतोत्साहित करना, इस पॉइंट को अगर अगर ऑप्शन में आपको ये मिलता है तो ये नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करता है। तो ये जो हतोत्साहित करना बच्चों को, या बच्चों को लेबलिंग करना, या बच्चों को अलग-थलग करना, ये पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आप इन छोटी-छोटी बातों को भी याद रखें, इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, तो हमें इस ऑप्शन को अब और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। बच्चे बेचैन बच्चे सॉरी बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, या अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या उनकी दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कि बेचैन होने पर बच्चों को फटकार लगाना, यानी कि बच्चे अगर किसी समस्या में हैं, वो परेशान हैं और वो टीचर के सामने अगर अपनी समस्या को व्यक्त करते हैं तो उनको फटकार लगाना, वो तो डांट डपट के भगा देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करता है, कि बच्चे को फटकार लगाना ये नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे को किसी तरीके से फटकार डांट नहीं लगानी है, या उनके साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं करना है। बच्चों को एक
ऐसा वातावरण देना है जिसमें वे अपने आप को काफ़ी स्वतंत्र महसूस करें, जिससे कि वे अपनी बातों को आसानी से व्यक्त कर सकें। तो बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना ये गलत पॉइंट है और इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम इसके एक जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को अगर कोई कार्य को छोटे छोटे खंडों में अगर तोड़ के दिया जाता है तो उस कार्य को वो बेहतर तरीके से करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि अगर कार्य बहुत अगर लंबा होगा तो बच्चे उससे ऊब जाते हैं और उनका जो इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर कार्य को छोटे छोटे भागों में बाँट दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है और बच्चे इसे करना काफ़ी पसंद करते हैं और इससे वो अनेक कौशल को भी सीखते हैं। और अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश करना, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अधिगम के विभिन्न तरीकों का हम उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएं और उनको समझाएं, तो ये काफ़ी सही बात है। और उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बच्चे के दैनिक कार्यक्रम में उनकी शारीरिक गतिविधि का समावेश करना, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिया हैं या सृजनात्मक हैं या डिसग्राफिया हैं। तो अलग सोच पैटर्न वाले बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, यानी कि जो जो जिन बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें विकलांग होना या डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो सृजनात्मकता जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, यानी कि कौन इमोशन से जुड़ा हुआ है? उत्तेजना, स्मृति, डर या ध्यान? तो फ्रेंड्स एक जो संवेग है वो है डर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक संवेग से जुड़ा हुआ है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना या कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना या सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो फ्रेंड इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, यानी कि अभिसरण उत्तरों वाले वो प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि राम कौन था, तो आप उसका उत्तर देंगे कि वो दशरथ के पुत्र थे। तो ये क्या हुआ, ये एक अभिसारी उत्तर हुआ। बच्चे का इसमें कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लगा है, जो क्वेश्चन था उसका वो आंसर रट लिया है और उसको दे दिया है। इसमें बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग बाहर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। और आगे ऑप्शन के किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार, अगर बच्चे अपने विचार प्रक्रिया के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। बच्चों को हमेशा ईमानदार रहने के लिए सिखाना चाहिए कि हमें हमेशा हम ईमानदार रहना चाहिए। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली, यानी कि जिसके विभिन्न उत्तर हों, यानी कि जिसमें बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग जुड़ा हुआ हो कि इस प्रश्न का क्या क्या उत्तर हो सकता है। तो बच्चे इसमें अनेक अपने थॉट को लगाएगा कि इसका क्या क्या उत्तर हो सकता है। तो ये भी जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो सही है कि इसमें नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अब आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है।
जो आपके स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो पेडागोजी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको आसानी से कर लेंगे। और हिंदी के पेडागोजी को, अगर आप सीडीपी के पेडागोजी को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आप हिंदी के पेडागोजी या इंग्लिश के पेडागोजी को आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी इनके पेडागोजी काफ़ी एक समान है। तो फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, यानी कि कौन से कुछ नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करते हैं और कौन से शब्द पॉजिटिव पॉइंट की ओर इशारा करते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप उसको आराम से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही मेरे क्लास से जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर क्लास की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और आप एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ें कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करते हैं और वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करते हैं, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।